तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि 3 बज रहे होते हैं और तभी हमारा मेन कैरेक्टर ली अपनी वॉच देखता है और कहता है कि टाइम निकला जा रहा है। और हमें कुछ और लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि जल्दी में थे। इसके बाद एक गाड़ी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आ रही होती है और जैसे ही वो ली को टकराए तभी वो गायब हो जाता है। इसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ। सीन चेंज होता है लाइब्रेरी की ओर और हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर शीन वहाँ पे पढ़ रही होती है और अब तक घड़ी में 3:05 हो चुके थे। तभी इसका कॉल बजता है और जैसे ही वो कॉल उठाती है उसे कोई बताता है कि वो लोग आ चुके हैं। इसके बाद वहाँ सारी लाइटें चली जाती है और 4 लोग अचानक से वहाँ आ जाते हैं। कॉल वाला इंसान कहता है कि जल्दी से भागो। वो भागने जाती है पर वो बीच में आ जाता है और इसके बाद वो इंसान कहता है कि जल्दी से कॉरिडोर की तरफ भागो और कहता है कि लेफ्ट हैंड की ओर जो भी एक डोर मिले उसे खोल के उसके अंदर चले जाओ। वो बहुत डरी हुई होती है तो उससे वो डोर नहीं खुलता। तभी उनमें से एक इंसान आ जाता है और वो उसे स्कैन करने लग जाता है। इसके बाद कैसे वैसे वो उसे खोल के अंदर चली जाती है। फिर वो कॉल पे पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और तभी वहाँ पे उस डोर पे जो कांचें लगी हुई होती है वो टूट जाती है। शीन डर जाती है और पीछे हट जाती है और तभी कॉल पे वो जो इंसान है वो उसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। और तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से एक हाथ बाहर आता है और जैसे ही वो लोग वो दरवाज़ा खोलते हैं तब तक वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि उस लड़के को जिसने बचाया वो और कोई नहीं बल्कि ली है और फिर ली उसे लेके भाग रहा होता है। वो उस लड़की को एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा देता है। इसके बाद वो अपनी वॉच देखता है और हमें पता चलता है कि अब तो 3:30 बज चुके हैं। वो उस लड़की को वहीं छोड़ के मैदान में उतर जाता है और जैसे ही कूदता है सारा ग्राउंड उसके कूदने से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद ली उन कमांडो से लड़ने लग जाता है और वो उन्हें उठा उठा के पटक रहा होता है और उसके बाद वो ओवरकोट निकाल के दूसरे पे फेंक देता है और तभी एक और कमांडो आके उसकी गर्दन पकड़ लेता है और वो उससे पूछता है कि शिन कहाँ पे है। और इसके बाद वो उसे बहुत ही ज़्यादा दूर ले जाते हैं और उन लोगों के आसमान में ही फाइट शुरू हो जाती है और सभी कमांडर भी वहाँ आ जाते हैं। उन लोगों में मारामारी चली रही होती है कि तभी एक ली को पटक के उस बिल्डिंग पे फेंक देता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। और फिर ली बाहर आता है और कहता है कि लगता है अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। और इसके बाद वो जो कमांडर होता है, हाँ अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, ऐसा कहता है। और इसके बाद वो कमांडर ली पे पूरी की पूरी बिल्डिंग फेंक देता है। और इसके बाद ली कहता है कि यह अटैक तो मस्त था पर मेरे लिए तो ये आसान है। और फिर वो पूरी बिल्डिंग को क्यूब में बदल देता है और उस कमांडर पे थ्रो करने लग जाता है। और इससे डॉज करने के लिए वो कमांडर अपनी पूरी पावर रिलीज कर देता है और जिससे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और हम देखते हैं कि ली अपने पावर के बारे में सोच रहा होता है और तभी वहाँ पे वो कमांडर आ जाता है और कहता है अब तो तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी। और फिर वो गन निकाल के उस पर हमला कर देता है और कहता है कि तो अब तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। इसके बाद ली उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो अपनी रिस्ट वॉच को देख के कहता है कि लगता है इस बार हमारी एंडिंग अलग होगी। शिन की आँख खुलती है और हमें दिखाया जाता है कि वो लाइब्रेरी में है और इसके बाद उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और फिर हम टेबल पे वही वॉच देखते हैं जो कि ली ने पहनी हुई थी। हम देखते हैं कि वो सब तो अब अडल्ट हो चुके हैं और वो सब लोग गेम खेल रहे होते हैं और चीन बार बार हार रही होती है। और उस गेम का रूल था कि जो भी हारेगा उससे जो भी सवाल पूछे उसे उसका सच्चाई से जवाब देना है। और फिर उसका दोस्त उससे पूछता है कि बताओ शिन, तुम किस में इंटरेस्टेड हो। और इसके बाद वहाँ पे एक लड़का होता है वांग शाओ नाम का जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उससे कहता है कि आखिर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। फिर वो कहता है कि ऐसी तो कुछ बात नहीं है, मैं तो बस उसे बचपन से जानता हूँ, वो मुझ में क्यों ही इंटरेस्ट रखेगी। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या बक रहा हूँ मैं, लगता है मैं तो आज पागल ही हो चुका हूँ। फिर हम दूसरे लड़के को देखते हैं जो कि कहता है सारी लड़कियाँ तो मेरी ही पीछे है क्योंकि मैं इतना हैंडसम जो हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिन कहती है कि जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो है वांग शाओ। और ये सुन के वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो कहती है कि चौंकने की कोई बात नहीं, इसे तो मैं एलिमेंट्री स्कूल से ही बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिन के कन्फेशन की वजह से
वहाँ पे काफ़ी लड़के उदास हो चुके हैं और वो लोग वांग शियांग को मारने लग जाते हैं। वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई की बंदे छीनने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारा भाई उसमें कितना इंटरेस्टेड है? फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम था संग जुंग, जो कि एक बदमाश लड़का है और वो शिन याओ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था। और इसके बाद वो सभी मिलके वांग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं। और फिर संग जुंग वांग का फ़ोन लेके शिन को फ़ोन लगाता है और वांग के फ़ोन से संग जुंग की आवाज़ सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि वांग कहाँ पे है। फिर संग जुंग कहता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी दिखाता हूँ। और फिर वो उसे वीडियो कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे ये सर फिर आशिक यहीं पे है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम तो एक स्मार्ट लड़की हो, तो तुम्हें पता ही होगा कि जो खुद को नहीं बचा सकता वो तुम्हें क्या बचाएगा। इसके बाद शिन वांग को आवाज़ देती है पर वांग कहता है कि तुम इसे इस सब से दूर रखो। और इसके बाद उन लोगों में से एक आदमी उसे एक पंच मारता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने मुंह खोलने की। और इसके बाद संग जुंग कहता है कि आज फैसला हो ही जाए कि शिन याओ के लिए कौन अच्छा है। इस पे शिन याओ उसे कहती है कि तुम वांग को जाने दो। संग जुंग इस पे कोई ध्यान नहीं देता और कहता है कि ये तो लाइफ और डेथ के बीच के बारे में बात है, तो तुम अच्छे से सोच लो तुम्हें क्या करना है। फिर वांग कहता है कि तुम्हारे जैसा कचरा शिन याओ के लायक भी नहीं है। फिर वो अपना सर दूसरे के सर पे मारता है और पानी में जा गिरता है। और इसे देख के वो काफ़ी डर जाता है। फिर संग जुंग उसे जैसे ही देखने आता है उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और ये सब देख के शिन काफ़ी डर जाती है कि वो पानी में गिर चुका है। पानी में गिरने के बाद सभी लोग डर चुके थे और फिर संग जुंग उसे कहता है कि हमारे सामने ये मजाक करना बंद कर दो और कहता है कि तुम्हारा नाटक बंद करो और जल्दी से ऊपर आ जाओ। पर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता और वो सभी इसे देख के डर चुके थे। हम देखते हैं कि वांग सोच रहा था कि वो कितना बड़ा निकम्मा है कि वो अपने प्यार को तक नहीं बचा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग की पास्ट लाइफ में वांग भाग रहा था क्योंकि वो हमेशा बुली होता है। फिर वो रोते रोते वहाँ बैठ चुका था और बारिश शुरू हो जाती है और उसने अम्ब्रेला भी नहीं लाया होता। सभी बच्चे घर चले जाते हैं पर वो वही बैठा था और हम देखते हैं कि शीन याओ वहाँ आती है और शीन याओ उससे कहती है क्या तुम आज भी अम्ब्रेला नहीं लेके आए। हम देखते हैं कि वांग हमेशा से ही उसे देख के शर्माने लग जाता है। फिर शीन याओ उसकी चोट पे बैंडेज भी लगाती है। फिर इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि वो पानी में डूब रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे एक चमकती हुई चीज़ नज़र आती है। वो जैसे ही उसे हाथ लगाता है वो उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर उसके बॉडी में अचानक से बहुत ज़्यादा हीट और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होने लगता है। और वो एक क्यूब था जो कि उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका था। वो यही सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और तभी वो क्यूब की ओर खींचा चला जाता है और जैसे ही वो क्यूब के अंदर जाता है वो खुद को एक अलग डायमेंशन में पाता है। और वहाँ पे देखने के बाद वो सोचता है कि कहीं मुझे एलियंस ने तो किडनैप नहीं कर लिया। और इसके बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ उससे कहती है कि होस्ट, तुम एक टेलीपोर्टेशन एरिया खोल सकते हो, बस उसका रेडियस मेरे 15 मीटर के दायरे में होना चाहिए और फिर तुम उस एरिया में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। और ऐसा होने के बाद स्वांग अचानक से टेलीपोर्ट होके उसी नदी के ऊपर पाता। वो खुद को हवा में पाता है और वो घबरा जाता है कि कहीं वो गिर ना जाए। फिर वो देखता है कि संग जुंग और उसके दोस्त उसे वहीं पे ढूंढ रहे होते हैं और अचानक हम देखते हैं कि संग जुंग उसकी आवाज़ सुन लेता है। पर जैसे ही वो ऊपर देखता है उससे पहले ही वो टेलीपोर्ट होकर अपने कॉलेज में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो उठता है वो सोचने लग जाता है कि आखिर उसके साथ ही क्या हो रहा है। इसके बाद उसे वापस से वो आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि होस्ट, तुमने कंटिन्यूसली स्पेस टेलीपोर्टेशन को ऑन कर लिया है। और इसके बाद वो अपनी बॉडी चेक करने लगता है कि आखिर ये आवाज़ उसके अंदर से कहाँ से आ रही है। फिर वो अपना फ़ोन निकाल के चेक करता है कहीं ये इससे तो नहीं आ रही, पर यह आवाज़ फ़ोन से नहीं आ रही थी। फिर वो उस आवाज़ से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। पर वो आवाज़ उससे कहती है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। और वो लड़का जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसके पहले ही वो यहाँ से गायब हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि वांग अपने घर पे पहुँच चुका है और उसे शीन का कॉल आता है क्योंकि वो बहुत ही डरी हुई थी। वो उससे कहती है तुम कैसे हो, कहीं तुम मर तो नहीं गए। इसके बाद वो कहता है कि मैं तो अपने घर पे ही हूँ।
फिर वो उससे कहती है कि आखिर तुम घर पे ही थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। फिर वांग उससे कहता है कि तुम्हें इतनी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मैं वहाँ से कैसे ही निकल सकता था। मैंने तो बस उनका ध्यान भटकाने के लिए किया था और ऐसा लगता है कि वो अभी भी मुझे वहीं पे ढूंढ रहे होंगे। इसके बाद शिन उससे कहती है कि तुम्हें आज आराम करना चाहिए क्योंकि आज के दिन बहुत कुछ हो चुका है। और इसके बाद वांग कुछ बताए उससे पहले ही शिन ने कॉल काट दिया। फिर वो बेड पे वही पड़े पड़े ये सोचने लगता है कि आखिर मेरे बात का कोई यकीन मानेगा भी या नहीं कि मेरे साथ ये सब हुआ। फिर वो आवाज़ वापस से सुनाई देती है और जो कि उससे कहती है कि होस्ट अब तुम कैसे हो। और इसके बाद वांग काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे घर में कैसे आए। और इसके बाद वो क्यूब उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ही हूँ। और इसके बाद वो क्यूब उसकी बॉडी के अंदर से वापस आता है और काफ़ी चमकने लगता है। और फिर उसके बाद वांग को वो अपने अंदर खींच लेता है और फिर वांग खुद को वापस से उसी स्पेस डायमेंशन में पाता है और कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे वापस कैसे आ गया। और फिर वो आवाज़ उससे कहती है कि होस्ट तुम्हारे यहाँ पे स्वागत है। और फिर वो कहता है कि आखिर ये होस्ट कौन है। वो वॉइस उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ एक काफ़ी अच्छा फिजिकल स्टेबल कनेक्शन किया है और इसीलिए तुम्हें होराड्रल क्यूब का एज ए यूज़र अपॉइंट किया जाता है, जो कि है द सिस्टम ऑफ अल्टीमेट यूनिवर्स। और तुम्हारी भाषा में कहे तो तुम मेरे मास्टर हो और तुम इसे चेंज भी कर सकते हो। वो द अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम सुन के काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैं बचपन से ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें सुनता आ रहा हूँ। फिर वो कहता है कि आखिर ये जगह है कौन सी। इस पे वो आवाज़ उससे कहती है कि मेरी ये अपीयरेंस माइक्रोस्कोपिक फिजिकल वर्ल्ड में है और जो कि एक क्यूब है और इसका वॉल्यूम 3 क्यूबिक सेंटीमीटर है और इसके अंदर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पोर्टेबल स्पेस भी है। और ये सुनने के बाद वांग का इंटरेस्ट स्पेस में काफ़ी बढ़ने लगता है। फिर वो वॉल को टच करके कहता है कि तुमने अभी अभी मेरी जान बचाई है और मुझे टेलीपोर्ट करने में भी तो मदद की थी। क्यूब उसे हाँ में जवाब देता है और उसके चारों तरफ रेनबो कलर्स की लाइट जलना शुरू हो जाती है। और इसके बाद वो थोड़ा घबरा जाता है। फिर क्यूब उसके पास आता है और उसके बाद वो उससे कहता है कि आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई। फिर क्यूब कहता है ये मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी विश जो फुलफिल करनी थी। और इसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर हवा में खुद को पाता है और सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हें टेलीपोर्टेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुम इसे यूज़ कर पाओ। तो इस पे वांग कहता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने इसे पहले कैसे किया था। और सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हें बस माइक्रो रेडिएशन को सेंस करना है और जिसके बाद तुम अपने आसपास के हर चीज़ों को देख पाओगे। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर सोचने लगता है। और उसके बाद सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हें अपनी आंखें नहीं बल्कि अपने कोर का इस्तेमाल करना है और फिर 15 मीटर के दायरे में तुम हर चीज़ को देख पाओगे। और इसके बाद वांग इसे करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाता है। और इसके बाद सिस्टम उससे कहता है कि अगर तुम इसे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहो तो ये तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना सिखाएगा, पर इसके बावजूद भी तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि वांग इसे करने की वजह से बेहोश हो जाता है और इसके बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो खुद को अपने रूम में पाता है और वो क्यूब से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो। जिस पर क्यूब उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे बॉडी में ही रहा तो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करूँगा, तो ये अच्छा ही होगा कि मैं यहाँ पे बाहर रहूँ और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी डिसअपीयर हो जाऊँगा। इसके बाद वांग उसे टच करके ये कहता है कि ये बताओ कि क्या मैं सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ। इसके ऊपर क्यूब उससे कहता है कि हाँ तुम इसे ऐसा भी कह सकते हो। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कि वांग उस क्यूब के बारे में रिसर्च कर रहा होता है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। और फिर उसे शीन का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि कल हम साथ में लंच करेंगे। और उसके बाद उसे कल रात के हुए इंसिडेंट के बारे में याद आती है और फिर उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि अब तो इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। पर वो ये सोचता है कि मैं काफ़ी थक भी चुका हूँ। इस पे सिस्टम उससे कहता है कि सिस्टम में ऑटोमेटिक अपग्रेड फंक्शन भी मौजूद है। इसका मतलब अगर तुम एनर्जी जेम को एब्जॉर्ब करते हो तो तुम्हारी पावर भी इससे इंक्रीज होगी। अगर आसान भाषा में कहे तो हमें स्टोन्स की ज़रूरत है। ये सुन के वांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और इस पे सिस्टम उससे कहता है कि हाँ स्टोन से मदद हो जाएगी क्योंकि स्टोन्स इस दुनिया में सबसे एंशिएंट माइक्रोस्कोपिक मटेरियल है। एक मामूली सा स्टोन भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर सकता है। ये सुन के वांग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है
और फिर सिस्टम उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी पावर को फुल पोटेंशियल पे करना है तो तुम्हें एक खास तरीके की जेम की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल तुम अपनी मॉम की रिंग भी ले सकते हो। इस पे वांग उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसके बाद सिस्टम उससे कहता है कि मास्टर, मैंने अभी अभी एक गार्डन में एक खास तरीके के स्टोन को डिटेक्ट किया है। इसके बाद वांग के रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। वो कहता है, ऐसा क्या, चलो हम जल्दी से चलते हैं। और फिर वो अपना औजार लेके निकल पड़ता है। वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ शिनयाओ को प्रोटेक्ट करना है। और इसके बाद सिस्टम उससे कहता है कि अगर तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें अनबीटेबल पावर लेनी होगी। और फिर वांग उस सिस्टम को कहता है कि चलो अब बताओ वो स्टोन कहाँ पर है। फिर सिस्टम कहता है कि मेरा काम तो तुम्हें बस यहाँ लाना था, अब आगे का काम तो तुम्हें खुद से ही करना है। अपने माइक्रो रेडिएशन का इस्तेमाल करो और उसे ढूंढो। और फिर वांग अपनी माइक्रो रेडिएशन की मदद से उस जेम को ढूंढ निकालता है। और ढूंढने के बाद वो उसे अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी स्टोन है, इससे क्या ही होगा। सिस्टम उससे कहता है कि हाँ, ये दिखने में ऑर्डिनरी स्टोन है, पर ये तुम्हारी पावर को सच में अनलीश कर सकता है। हम देखते हैं कि वो जैसे ही उस स्टोन को छूता है उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। वांग पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर सिस्टम उससे कहता है कि तुम उसे उसी स्पेस टाइम में ले चलो। वहाँ जाने पे वो क्यूब उस स्टोन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद वहाँ पे वो लाइटिंग वापस से आ जाती है। इसे देख के वांग काफ़ी ज़्यादा हैरान था और थोड़ी ही देर में वो ये महसूस करता है कि उसकी पावर बढ़ चुकी है। वो सिस्टम उससे कहता है कि एक लो क्वालिटी का जेम है, फिर भी इसने तुम्हारी पावर में 2 पॉइंट्स ऐड कर दिए और एंड्योरेंस में 1 पॉइंट ऐड कर दिया है। और इसका मतलब तुम अपनी बॉडी में होने वाली एनहांसमेंट को डीएनए लेवल पर समझ सकते हो और तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान भी बन सकते हो। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और वहाँ काफ़ी लेट उठा है। और वो जैसे ही घड़ी में देखता है, वो देखता है कि उसे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और वो फिर जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। और वो जैसे ही कॉलेज टाइम पे पहुंचता है, वो देखता है कि वहाँ शिन आ जाती है। और शिन उससे कहती है कि आखिर बताओ, कहाँ थे तुम और तुमने मेरे मैसेजेस क्यों नहीं देखे। इसके बाद वांग कहता है कि कल मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने तुम्हारे मैसेजेस नहीं देखे। और फिर वांग उससे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। और उसके बाद वो उससे कहती है कि तो शुक्रिया किस बात का। इसके बाद उसका दोस्त कहता है, तुमने कहा तो था कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। और इसके बाद वो दोनों एम्बेरस हो जाते हैं। और तभी वहाँ संग जुंग अपनी पूरी गैंग के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है और वो आते ही मारपीट शुरू कर देते हैं। और क्योंकि संग जुंग पूरी कॉलेज का एक गुंडा था तो इसीलिए कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं कहता था। और संग जुंग को वहाँ देखने के बाद वांग शिन से कहता है कि तुम पहले अपनी जगह पे बैठ लो और डरने की कोई बात नहीं। और फिर संग जुंग आके कहता है, कहाँ है वो वांग शाओ शाओ। हम देखते हैं कि संग जुंग अपनी बुक के पीछे अपना फेस हाइड करके छुपा हुआ था। फिर वो सिस्टम से पूछता है, क्या हमने कल जो जेम पाया था, क्या उसकी मदद से मैं इसे हरा पाऊंगा। फिर सिस्टम उसे जवाब में हाँ कहती है। फिर वो पूछता है कि इसका स्टेटस क्या है। फिर हमें सिस्टम से पता चलता है कि संग जुंग का कॉम्बैट लेवल है 5। फिर वो कहता है कि इस लेजेंडरी ट्रैश का कॉम्बैट लेवल सिर्फ 5 है। फिर सिस्टम उससे जवाब में कहती है कि हमारे सिस्टम में लेजेंडरी ट्रैश नाम से कोई नाम नहीं है। फिर वो कहता है कि इसे छोड़ो। और फिर वो कहता है कि आखिर मेरा लेवल क्या है।